नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू की एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें हम हर वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आते हैं किसी भी एक या दो टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आए सभी क्वेश्चंस। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं EVS पेडागोजी। EVS पेडागोजी में टोटल ये पाँच टॉपिक है, जिसके अंदर से आपके 210 क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं। 15 गुना में 14 पेपर आज तक हुए हैं, तो 210 क्वेश्चन आज तक आपके पूछे हुए हैं EVS पेडागोजी में। इनको हम टोटल 4 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं एनसीएफ में आप देख पाएंगे कि 130 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसको मैं 65 क्वेश्चन करके 2 वीडियो के अंदर कवर करूंगा, ठीक है दोस्तों। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए इसके अंदर, मैं क्योंकि एनसीएफ के 65 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। व्हाट्सएप जुड़ने के फ़ायदे आपको क्या मिलेंगे, ये EVS पेडागोजी पार्ट है। EVS का जो कंटेंट पार्ट होता है, जहाँ पे NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हमने 10 पेजेस के नोट्स बना रखे हैं, जिसमें हर साल 12 से 15 नंबर 12-13 नंबर का आ जाता है को पेपर में, ठीक है। उन्हीं 10 पेजेस में से आते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है वो। साथ ही इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी जो कंटेंट सीरीज होती है वो भी कर रखी है, मतलब कि इसी पेडागोजी को हमने पढ़ा रखा है। जैसे कि EVS पेडागोजी को केवल हमने 3 घंटे के अंदर कवर करवा रखा है। मैथ्स पेडागोजी को 3 घंटे के अंदर कवर करवा रखा है। मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके क्वेश्चन मैंने 7 घंटे के अंदर क्रैश कोर्स है जो सोल्व करवा रखा है। तो इसी तरह से हमारा 15 डेज क्रैश कोर्स है, जो वीडियो क्रैश कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको लिंक में मिल जाएगा। आपको करना बस ये होगा कि आपको व्हाट्सएप पे अपना नाम और साथ में लिख के भेजना होगा सीटेट पेपर 1। इसके अलावा जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, इसमें मैंने CDP आपको करवा रखी है। CDP के अंदर NCF वगैरह हमने करवाया था। हिंदी पेडागोजी मैंने करवा रखी है। इंग्लिश पेडागोजी आपकी चल रही है, ठीक है। कभी इंग्लिश हो जाएगी या कभी EVS हो जाएगी, कभी मैं मैथ्स करवा दूंगा। तो इस तरह से आपकी ये सीरीज पूरी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को रणथंभौर, ये राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, ठीक है, वहाँ पे ले जाया जाता है। तो इससे क्या सहायता होगी। अब देखो, जो हमारा NCF होता है ना, NCF के अंदर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं या जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, वो होता क्या है, हमारी कुछ प्रायोरिटी है। सबसे पहले हमारी कोई चीज़ है जो हमें सबसे पहले की चीज़ करनी चाहिए, फिर हमारी नीचे सेकंड नंबर पे कुछ है, फिर हमारी थर्ड नंबर पे कुछ है। तो इस तरह से हमें किसी भी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। आगे समझ में, हम बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं, हम बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है। अब उनको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए NCF में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। पहली बातें क्या दे रखी हैं कि भैया उनको डेली लाइफ से जोड़ो, आया समझ में, जो कि इन्होंने पहली लाइन के अंदर भी कहा हुआ है, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी दे रखी है NCF के अंदर भी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये कहते हैं कि सर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास, ये भी तो हमारे लिए जरूरी है। ये जरूरी है, लेकिन इससे जरूरी नहीं है। हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हम उनको वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ें, क्योंकि कौशलों का विकास तो तभी हो पाएगा ना। अब उनको रियल लाइफ में उसका कोई वैल्यू दिखेगा ही नहीं, आया समझ में। रियल लाइफ में वैल्यू दिखेगी उसकी, तभी तो वो कौशलों का विकास करेंगे या डेवलप रिस्पेक्ट ऑफ नेचर होगी उनके अंदर, आया समझ में, कि वो हमारी प्रकृति का सम्मान कब करेंगे, जब प्रकृति में आप उनको लेके जाओगे, जब उनको ऐसा लगेगा कि डेली लाइफ या रियल लाइफ में भी इसका कुछ वैल्यू है, आया समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, देखिएगा। अब देखिए, कह रहे हैं कि एक कक्ष में औसत से कम आने वाले 4 विद्यार्थी हैं। 4 बच्चे हैं जो हमारे बिलो एवरेज हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि उनका लेवल भी बढ़े, आगे समझ में, तो वो भी अच्छे मार्क्स लाएं या इस तरह का करें, या उनको भी समझ में आए चीज़ें। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए क्या होगा। देखो, कभी भी अगर हमें ये चीज़ देखना है ना, तो हमें सबसे पहले बच्चे की वीकनेस देखनी है कि उसको कमी कहाँ आ रही है, उसको दिक्कतें कहाँ आ रही है। पहले हमें उनको फाइंड आउट करना है, समझ में, फिर उनको उनकी रेमेडीज करनी है। जैसा कि ये कह रहा है पहले ऑप्शन में, कह रहे हैं कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक
उपाय उपलब्ध कराना, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो कहने को सेकंड ऑप्शन भी कह सकता है कि ये कह रहे हैं कि यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। अब विद्यालय अगर बच्चा आ रहा है तो जरूरी थोड़ी है उसके कंसेप्ट क्लियर ही हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको डायग्नोज करना पड़ेगा बच्चे को, बच्चे की कमियां देखनी पड़ेंगी और फिर उनको सुधारना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, आया समझ में। इस वजह से मेरा आंसर पहला है। अब ये दत्त कार्य देना और ये सारी चीजें नेगेटिव होता है। एडिशनल असाइनमेंट दे दो कि उसको काम और ज्यादा दो, बच्चे जब सुधरेंगे। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ थोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका का दत्त कार्य जमा नहीं करता। कोई असाइनमेंट दिया टीचर ने, वो नहीं कर रहा। मैं भी नहीं करता था पहले कभी। ठीक है, बहुत सारे आप में से होंगे जो नहीं करते हैं। तो ऐसा अगर आपके पास में बच्चा आ गया तो आप क्या करेंगे? जो एक्चुअली स्कूलों में किया जाता है कि खेल कूद, उसका गेम्स पीरियड बंद कर दो, या उसका घर पे क्या करेंगे, घर पे मम्मी पापा टीवी देखना छुड़वा देते हैं। तो ये चीजें नेगेटिव है, हमें कभी बच्चों के ऊपर रोक टोक नहीं लगानी है भैया। ठीक है, हमें क्या करना है, अनियमितता का कारण पता लगाना है और समीर को परामर्श देना है। कारण क्या है उसका, वो इरेगुलर क्यों है, आया समझ में। ये सॉरी ये है इरेगुलर है। अब ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, अब करते क्या है टीचर क्या करते हैं, होमवर्क नहीं करके लाया, उसकी डायरी में नोट कर दिया या उसको प्रिंसिपल पे लगा दिए, प्रिंसिपल के पास ले गए। ये सब कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेरेंट टीचर इंटरेक्शन या पीटीएम जो होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वो हम क्यों करवाते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पेरेंट टीचर मीटिंग या कोई भी जो काम करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि बच्चे की हमें कमियां पता चले, उनको हम सुधार पाए। पुनर्मूल्यन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई ये आपके बच्चे की वीकनेस है, ये बच्चे की अच्छाई है, आप इस तरह से काम करो, हम भी इस तरह से काम करें, हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना जरूरी है, लेकिन संबंध विकसित करने के बाद भी आप क्या करेंगे, जो पहली बात कह रखी है इसके अंदर, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, पहली बात ही तो करनी है। आया समझ में, इस वजह से हम यही करेंगे। फिर कह रहे हैं एक दूसरे की कमियां उजागर करना कि आपने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, ये नेगेटिव चीज हो गई है। ठीक है, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में साझा करना, ये तो अपने स्कूल की पब्लिसिटी करना कि हमारे स्कूल में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये गलत चीज़ है, ऐसा हमें नहीं करना है। बच्चे के ऊपर फोकस करना है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ना कि स्कूल सेंटर्ड हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे करेगी कि बच्चा स्ट्रेस्ड है। आप कैसे बताएंगे वो स्ट्रेस कैसे होगा? कोई भी आप खुद सोचो, आप जब स्ट्रेस में होते हो आप क्या करते हो? आप पढ़ाई में एकाग्रता कर सकते हो, कंसंट्रेशन आप कर सकते हो, आप बहुत बात करते हो, आप बात बहुत करते हो जब आपको स्ट्रेस होता है, या आप हाइपर एक्टिव होता है। आप इनमें से कुछ भी नहीं होते हो, समझ रहे हो? स्ट्रेस में तो आप चुपचाप रहोगे या ये सारी चीजें रहोगे। ठीक है, और आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा, तो आपका क्या होता है, चौथा आक्रामक व्यवहार हो जाता है जब आप स्ट्रेस में होते हो। ठीक है, आप चिड़चिड़े हो जाओगे या ये सारी चीजें हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे की पहचान हो जाएगी हमारे पास में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने में, यानी कि रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग के अंदर, उनको मतलब ही नहीं पता बच्चों को कि इसके अंदर अंतर क्या होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? अब मान लो आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो इसका क्या कारण होगा? इसका कारण ये होगा कि जो वो टीचर है वो उसको सही तरह से आपको कंसेप्ट समझा नहीं पाया है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना की व्याख्या नहीं कर सकी है। यही है, ठीक है, इसका आंसर यही है। आपको अगर कुछ नहीं आ रहा ना, तो मैं तो ये मानता हूं कि जो आपका वो जो टीचर था, जो आपको पढ़ाने वाला था उस टाइम पे, वो आपको सही तरह से पढ़ा नहीं पाया। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे इन कोऑपरेटिव लर्निंग ओल्डर एंड मोर प्रोफिशिएंट स्टूडेंट्स असिस्ट यंगर एंड लेसर स्किल्ड स्टूडेंट। संयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम क्या होगा, समझो। इसका परिणाम क्या होगा? उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ एस्टीम, ये उनका बढ़ता है। आगे समझ में? प्रतियोगिता नहीं बढ़ती कभी भी। कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर प्रतियोगिता नहीं बढ़ेगी। ये तो कंपटीशन लर्निंग नहीं है, कोऑपरेटिव है, सहयोग हो रहा है। सहयोग में तो कभी होगी ना समूह में द्वंद्व होगा, ना मोरल डेवलपमेंट होगा। ये पहले वाला आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि साइंस एग्जीबिशन, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान
प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया कि आपके विचारों में कौन सा उद्देश्य हो सकता है। विभिन्न व्यवसायों के लिए बच्चों को प्रशिक्षण, ये मैंने बताया था कि कभी हमें व्यवसाय या ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हमें नेगेटिव होती है। मैंने एनसीएफ जब आपको सीडीपी में पढ़ाया था तो उस टाइम पे ये नेगेटिव चीज के अंदर था, ठीक है। सृजनात्मकता हमारी पॉजिटिव होती है। अब विद्यालय का नाम करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये हमारे लिए नेगेटिव चीजें होती है। सेकंड हमारा आंसर है, दूसरा हमारा इसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो ये कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियां डैश उपलब्ध कराना चाहिए। इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों के अंतर्निर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। अब देखो, चाहे आपका अभ्यास है, चाहे गतिविधियां हैं, चाहे आपका जो असेसमेंट होता है, वो ये सारा का सारा तब ज्यादा अच्छा होता है जब उनको अलग से ना लिया जाए और वो इनबिल्ट इन टॉपिक हो, वो अंतर्निहित हो, आपका अंतर्निर्मित हो। आया समझ में? लर्निंग के अंदर हमारा असेसमेंट होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। अलग से हम असेसमेंट लेंगे वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। वो ज्यादा इफेक्टिव होता है जो आप पढ़ाने के दौरान असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों का। तो हमारा आंसर है तीसरा, ठीक है। तो अभ्यास हो या कुछ भी चीज हो जो लर्निंग के दौरान हो रही है, किताब के अंदर हो रही है, टॉपिक के अंदर हो रही है, वो हमारे लिए अच्छी है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है भाई। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, इनफैक्ट पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या है, सभी शिक्षकों विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए? नहीं। विशेषतः परीक्षाओं पर ध्यान देना, परीक्षा जो ये फोकस ऑन एक्सपेरिमेंट और ये सारी चीज एक्टिविटीज पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट पे नहीं। और एक्टिविटीज पे भी विशेषता आप क्यों ध्यान दोगे? आपको तो बच्चे की लर्निंग पे ध्यान देना है ना। बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकारना और सम्मान करना, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। मैंने हमेशा से बताया, हिंदी पेडागोजी के अंदर भी बताया था, सीडीपी में भी बताया था। तो इसका आंसर है तीसरा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में? बच्चों को करना है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ना कि उनके पेरेंट्स को। कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश में सहायता प्रदान करता है। कह रहे हैं टेक केयर ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी अमंग द लर्नर। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि हम ईवीएस के अंदर भी कविताओं को और स्टोरीज को क्यों लेते हैं। तो देखो, वैसे तो ये चीज अच्छी है कि हम बच्चों को विविधताओं को और संस्कृति और उनकी निहित भाषा को ध्यान में रखते हैं, ये चीजें अच्छी है हमारे लिए। लेकिन क्या कविता और कहानियों को हम उनको भाषा सिखाने के लिए लेते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। आया समझ में? वो आपका ईवीएस में नहीं होता, वो आपका हो सकता है हिंदी में होता हो, लेकिन ईवीएस में नहीं होगा। फिर कह रहे हैं सही दिशा में बच्चों की ऊर्जा का सरणीकरण करने के लिए, आनंददायी और रोचक बनाने के लिए, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना के, हमें बच्चों की इमेजिनेशन को बढ़ाना है। आया समझ में? वो लोकल और ग्लोबल लेवल पे बढ़ाना है। इसलिए हम उनको कहानी और कथन कविताएं सुनाते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, जिसको वो इमेजिन कर पाए। कहानी सुनाने का सबसे बेस्ट ये हो जाता है कि बच्चे उस चीज को इमेजिन कर पाते हैं, इमेजिनेशन उनकी बढ़ती है। तो इसका आंसर है चौथा हमारा, प्रमोट द एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले बात, ये सीडीपी का क्वेश्चन आ गया गलती से इसके अंदर, पर करते हैं ये भी। कह रहे एक हमारा होता था एनवायरमेंटल फैक्टर, एक होता है हेरिडिटी फैक्टर या अपना जो फैक्टर होता था वो। तो हमारी लर्निंग को या विकास को दो फैक्टर में फर्क डालते थे। तो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर संस्कृति भी आती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमारा जो फिजिक है ये एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं होता, हमारा जो शारीरिक गठन होता है ये नहीं होता। कह रहे बाकी तो सारे हैं, एक नहीं है एक्सेप्ट, ठीक है, उसकी बजाय। तो इसके अलावा, तो शारीरिक गठन के अलावा बाकी सारे हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर है। जब हमने करा था डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, जब हमने विकास की चर्चाएं करी थी, तो उसके अंदर हमने देखा था दो हमारा था, एक था नेचर डिबेट, नेचर नर्चर डिबेट था। उसके अंदर मैंने बताया था हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट, ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर। तो ये सारे हमारे पार्ट नर्चर वाले पार्ट थे, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। मतलब 3 अनुरूप है, एक नहीं है। कह रहे उससे काम की दुनिया कौन सी होती है? जॉब आ गई, जो जॉब और ये सारी चीजें, ट्रेनिंग वगैरह, और ये हमारी थी। तो ये हमें नहीं करवाना, बच्चों को काम के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं हम। बच्चे जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। काम तो उनको सारी उम्र करना ही है, बाद में सीख लेंगे वो, ठीक है।
उसे, तो यही हमारा आंसर आ गया इस तरह से, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। उसे पर्यावरण के सारों को उत्पन्न करना, सही बात है। उसे शिक्षार्थियों की उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं में अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने। देखो यहाँ नया ज्ञान, यहाँ भी ज्ञान था, देखो यहाँ भी ज्ञान था। शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से आप लेस कर लेते, लेकिन कारण क्या था, किस लिए लेस कर रहे थे? काम की दुनिया के लिए लेस कर रहे थे। तीसरे वाले में हमें नए ज्ञान का बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है हमारी, जो उसके अंदर आता है, तो खुद से संरचना कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर सही रहेगा। तो हमारा जो आंसर है वो पहला है, क्योंकि इसके अंदर पूछा गया है नहीं। कौन सा गलत है इनमें से? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि कक्षा 5 में एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाना चाहिए। अब समझो, अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं, यानी कि कुछ एरर कर रहे हैं, तो उनको ये मत कहो तुमने सही किया या गलत किया। ये हमने सीडीपी के अंदर किया था कि बच्चों की गलतियों को हम किस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन घुमा के पूछ रही है, क्योंकि सही और गलत तो हमें नहीं देखना है उनको कि इसने ठीक किया या उनको नंबर दे रहे हैं। हम क्या देख रहे थे कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो इसका उत्तर आएगा तीसरा। आगे समझ में याद हो तो आपको, हमने जब ईवीएस में सीडीपी के अंदर हम एनसीए वाला पार्ट कर रहे थे, तो वहां मैंने बहुत ध्यान से आपको ये चीजें बताई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरी नहीं करता? फिर हमें नेगेटिव चीज करनी है। 3 चीजें पॉजिटिव होंगी, एक चीज नेगेटिव होगी। यह भय और पूर्वाग्रह को मुक्त होने वाले मूल्य को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। इट प्रमोट्स द वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड फियर एंड प्रीजुडिस, ठीक है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। बिल्कुल सही बात है। चौथा कह रहा है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। अगर आपको पता हो तो शब्दावली और परिभाषा ये हमारी, अगर आप ईवीएस भी उठाओगे ना, ईवीएस के अंदर भी, ईवीएस की किताब में भी ये लिख रखा है कि बच्चों को ये मत बताओ गुरुत्वाकर्षण शब्दावली मत बताओ। जब हम बच्चों को टर्म्स रटवा रहे हैं या डेफिनेशन रटवा रहे हैं, ये कभी भी हमारे हिसाब से, एनसीएफ के हिसाब से सही नहीं होता, और इसका आंसर यही है। यही हमारा गलत है, इसी वजह से ये आंसर है। चौथा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है, बच्चों में रुचि करना है। बिल्कुल सही बात है। आया समझ में? कह रहे हैं नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। अब जो ये रूटीन और ये चीजें करना है ना, ये चीजें नहीं है कि हमें बच्चों को रूटीन बदलना है। रूटीन बदलने के लिए हमने उनको कहानी और कविताओं को नहीं डालना है। आया समझ में? आनंद और मजा उपलब्ध कराएं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल्पनाशीलता बढ़ाए और सृजनात्मकता बढ़ाए। देखो प्राइमरी फोकस अगर मैं बात करता हूं तो पहले नंबर पे तो ये है। देखो आपको पेडागोजी के अंदर सबसे अच्छी जो चीज है, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी के अंदर आपको क्राइटेरिया आना चाहिए। तो सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे क्या चीजें बैठी हुई है कि डेली लाइफ को हमें जोड़ना है, उनकी कल्पनाशीलता बढ़ानी है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ानी है। तो ये चीजें सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर तो ये हो गया, ठीक है। फिर उनका सेकंड नंबर पे हमारा ये हो गया इंटरेस्ट करना, तीसरे नंबर पे ये हो गया, चौथे नंबर पे आता है ये, तो मतलब ये तो लास्ट में है। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा है, वही चीज पूछ रही। देखो एनसीईआरटी में पाठ्य पुस्तक की पर्यावरण अध्ययन की को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या है? तो कंसेप्ट बताना है, व्याख्या करना है, कंसेप्ट बताना है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू, मतलब उनको बच्चे सोचें, चिंतन करें, बच्चे इमेजिन करें, ये सारी चीजें क्रिएटिव बने बच्चे, ये हमारे लिए पॉजिटिव होती है। बाकी ये शब्दावली या अभ्यास करना ये हमारे लिए नेगेटिव है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पे पहले नंबर पे प्रायोरिटी ये है। अगर इन 4 ऑप्शन के हिसाब से बताऊं तो सेकंड नंबर पे ये है, बाकी तो हमारे दोनों नेगेटिव ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो इसका आंसर है दूसरा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। इसका क्या है? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करवाना। प्रोवाइड डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्टिविटी हम जब बच्चों को करवाते हैं तो वो सामने से बच्चे वो अनुभव उपलब्ध करवाते हैं। यही हमारा उत्तर है। आया समझ में? एग्जाम आ गया था इसके अंदर, परीक्षा आ गया था तो ये नहीं हो सकता। वैज्ञानिक शब्दावली आ गया था, ये भी नहीं हो सकता।
बच्चों को व्यस्त रखना ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही वाली बात आ गई है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बताया था। प्रमुख क्या है? कक्षाई जीवन को बाहर से जोड़ना है, यही तो हमारा प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने में से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है, यानी कि 3 चीजें हमारे लिए पॉजिटिव मिलेगी, 1 चीज नेगेटिव मिलेंगी। देखते हैं। कहते हैं इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यास पर प्रश्न करने के योग्य बनाना। कि कह रहे हैं इट शुड इनेबल चिल्ड्रन टू क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड प्रैक्टिस। कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं, उनके अंदर जो आइडियाज है ना, उन आइडियाज को लेके क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि एक बच्चे को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने योग्य करना, ये भी थोड़ा सा ठीक है। एक बच्चे की संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना, ये भी थोड़ा सा ठीक है कि हम उनके अंदर कल्चरल वैल्यू कर रहे हैं। अब कह रहे हैं एक बच्चे को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा और ये चीजें नेगेटिव आती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो यही आंसर हमारा गलत है, तो चौथा हमारा है आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण आयोजन कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आनंद और मजा हो सकता है, लेकिन पहला प्रथम नहीं हो सकता। एक रास्ता हमारे लिए तो गलत है, मैंने बताया था, ये तो इससे भी नीचे प्रायोरिटी पे आता है हमारे लिए। निम्नलिखित शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा उत्तर है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। गुड असाइनमेंट क्या हो सकता है? किस तरह का आप बच्चों को होमवर्क देंगे कि पाठ को दोहराए नहीं, समय का बेहतर उपयोग करें नहीं, अनुशासन बनाए रखे नहीं, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करवाए, लर्निंग अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाए। बिल्कुल सही बात है। हमें बच्चे को अगर आप होम असाइनमेंट दे भी रहे हैं ना, तो हमें इस तरह का देना है। देखो एक चीज़ बताता हूँ, जब हम दिल्ली डाइट के जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि हम लास्ट में कभी भी जो आपका होमवर्क होता था, होमवर्क नहीं देते थे लेसन प्लान के अंदर, हम उनको लर्निंग एक्सटेंशन एक्टिविटी देते थे। समझ रहे हो? तो वो यही है हमारा होता है। चौथा हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि शालिनी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिए गए कौन से सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? कह रहे इररिलेवेंट है कि वो उनको कुछ निर्देश दे रही है, आपके हिसाब से कौन सा निर्देश गलत होगा? तो कह रहे हैं कि प्रदर्शन के समय अपनी संख्याओं के विषय में प्रश्न पूछना। सही बात है। बच्चों को कहना कि भैया अगर तुमको कोई दिक्कत लगे वहीं पे, तो उन्हीं से वहीं पे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सही है, तो ये तो ठीक है। कह रहे हैं इन्होंने पूछा अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है, यानी कि 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो कह रहे हैं अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। अरे भैया जब आप वहां बच्चों को लेके जा रहे हो, साइंस सेंटर लेके जा रहे हो, तो उनसे आप दिन भर का बस्ता क्यों मंगवाओगे? ठीक है, उनसे तो नहीं मंगवाओगे, उनसे तो आप पेन और नोट पैड वगैरह या कोई डायरी वगैरह ये चीज मंगवाओगे ना, जिसमें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सके। तो देखो तीसरा भी सही है, मतलब चौथा भी सही है। और तीसरा कह रहा है मुझे सूचित किए कहीं न जाना, बिना मुझे सूचित। तो ये बात तो हमारे ऊपर लगती है, जब हम बच्चों को कहीं भी लेके जाते हैं तो उनको समझाते हैं कि मुझसे पूछे बगैर या मुझे बताए बगैर कहीं निकल मत जाना, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा सेफ्टी के लिए। समझ में आया? तो इसका आंसर हमारा क्या था? दूसरा वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा की प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्यों हम बच्चों से कक्षा के अंदर बच्चों से पूछते हैं कि बीच में क्वेश्चन पूछते रहते हैं? ठीक है, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अराउजिंग क्रियोसिटी, बच्चों के अंदर हम ईवीएस के अंदर क्रियोसिटी हम उत्पन्न करेंगे। अब वो कैसे करेंगे समझो। हमने मान लो कुछ उनको जादू दिखा दिया, जो जादू दिखा दिया साइंटिफिक है, उसके पीछे जादू है वो साइंटिफिक है। अब हमने उनको जादू दिखा के पूछा बताओ ये कैसे हुआ, तो उनके अंदर क्रियोसिटी हुई ना। जब उनको होगा कि सर हाँ हमें भी बताओ सर ये कैसे हुआ, तो हम उनसे क्वेश्चन भी इस तरह के पूछते हैं जिनसे उनकी क्रियोसिटी बने। आगे समझ में? सेकंड हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं कक्षा 5 में ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग को नीचे दिए गए कथन लिखा है कि सोचिए और चर्चा कीजिए, उन्होंने बात की है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये बच्चों की थिंकिंग पावर को बढ़ा रहा है, उनकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा रहा है, ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो ये क्या है कि छात्रों को पेट्रोल स्रोतों के बारे में मूल्यांकन न्याय संगत बनाने के लिए नहीं, हाँ, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, यही है हमारा। आगे समझ में, तीसरा हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानियों को सम्मिलित करने का कारण क्या है। विद्यार्थियों की साहित्यिक रुचि उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों के अधिगम में आमोद प्रमोद करना कि बच्चे उनके अंदर एंजॉय करें, लर्निंग को एंजॉय करेंगे। लर्निंग को एंजॉय करने के बाद उनका फायदा क्या होगा। अब समझो एक चीज, हम उनको जब ये वाली चीज है ना, एंजॉयमेंट इन लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट, आ गए समझ में। अब देखो, अगर यहाँ पे खाली ये होता कि बच्चों को हम एंजॉय करवाने के लिए हम उनको करवा रहे हैं, ये पुस्तक और पुस्तक के अंदर कहानी और कविताएं केवल उनको बच्चे हंसे खेले इस चीज के लिए करवा रहे हैं, तो हम इसको इस वाले तीसरे वाले पॉइंट से नीचे रखते। मूल संकल्पनाओं की अधिगम में वृद्धि करना, जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कंसेप्ट जो हमारे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग उनकी बेटर होगी, तो इससे नीचे रखते। लेकिन जब हमने ये कहा कि बच्चे लर्निंग के अंदर इंजॉय करेंगे, कुछ सीखने के अंदर इंजॉय करेंगे, तो ये हमारे लिए ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारा क्या होता है कि जब हम प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं, आया समझ में, तो हम उस चीज को रिपीट करते हैं और बार बार करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमारा इसका आंसर आएगा दूसरा। आ गया समझ में। फिर मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे ये लर्निंग वर्ड नहीं आता, एंजॉयमेंट आता खाली कि उनके एंजॉयमेंट के लिए हम कर रहे हैं, तो मेरा आंसर ये नहीं होता। लेकिन यहाँ हम एंजॉय कर रहे हैं लर्निंग को, तो इसलिए ये मेरा आंसर है यहाँ पे। आगे समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि गुड ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस की पाठ्यचर्या होनी चाहिए, पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो कह रहे हैं पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न हो नहीं, अपने आसपास के खोजने का अवसर प्रदान किया जाए, बच्चों को प्रोवाइड अवसर जब आप बच्चों को दे रहे हो ना, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर आ गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है, उनके बाहरी जीवन से जोड़ना है। तीसरा हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन आ गया है, कह रहे हैं ईवीएस में अच्छे गृह कार्य मुख्य किस पर आधारित होते हैं। अब पहले ये क्वेश्चन किया है हमने कि जो होम असाइनमेंट होंगे वो कैसे होंगे, जो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना होंगे, ठीक है, उत्तेजना बढ़ाएंगे बच्चों के अंदर, ठीक है। लर्निंग एक्सटेंशन हमने बात करी थी अभी भी कि हम होमवर्क नहीं देते, हम लर्निंग एक्सटेंशन देते हैं, तो यही हमारा है कि चैलेंज द एक्साइटमेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग। आगे समझ में। मास्टरी लर्निंग करना, ये सारी चीजें, समय का सदुपयोग करना, ये सब हमारे लिए नेगेटिव है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ठीक है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपके हिसाब से? मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि हमने विज्ञान को भी जोड़ लिया और एसएसटी को भी जोड़ लिया, तो इसका क्या है? पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना, बच्चे के जो हमारा बोझ होता है बस्ते का उसको कम करना, या फिर आपका विषय अध्यापक की आवश्यकताओं को कम करना? नहीं, हमारा है कि शिक्षार्थियों की पर्यावरण की कल्याणवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, होलिस्टिक मैनर, कि वो बच्चा एनवायरनमेंट को है ना ऐसे ना देखे कि ये हमारा साइंस में आता है, ये हमारा एसएसटी में आता है, वो ओवरऑल देखेगा ईवीएस को। आगे समझ में कि वो ओवरऑल देखेगा, वो बांटेगा नहीं। इसलिए हम उनको कोशिश करते हैं कि हम उनको एक साथ पढ़ाएं। आया समझ में। ईवीएस हमारा पहली और दूसरी के अंदर होता भी नहीं है, कारण यही होता है कि हम उनको साथ में पढ़ा देते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ के अंदर ईवीएस पढ़ा देते हैं, रीजन उसका यही होता है। आया समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि ईवीएस की कक्षा में जल पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले
आयोजित किया, मतलब रोल प्ले करेंगे बच्चे। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य, क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है, बच्चे क्यों रोल प्ले कर रहे हैं? कह रहे कि विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलता में सुधार करना, एक रास्ता को तोड़ना नहीं, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता एक रास्ता को तोड़ना। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना। देखो बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो वो सारी चीज समझ जाएंगे, तो ये प्राइमरी फोकस होता है हमारा। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पर्यावरण जो हमारे पर्यावरण अध्ययन है उसका शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। कक्षा कक्ष में अधिगम को विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ना बिल्कुल सही है, ये तो होता है। क्या नहीं होता ये पूछ रहे हैं, ठीक है, नोट ऑब्जेक्टिव। कह रहे हैं शिक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन, कड़ा अनुशासन हमारे लिए नेगेटिव चीज है, तो यही हमारा आंसर है, सेकंड हमारा आंसर है। ये कभी भी हमारा उद्देश्य हो ही नहीं सकता कड़ा अनुशासन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि जिज्ञासा जागृत करने के लिए आप सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करेंगे, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास करेंगे, गलत है। अक्सर इकाई परीक्षण करेंगे कि उनके टेस्ट लेते रहेंगे, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछेंगे, सही बात है। जब बच्चों से आप उनकी इमेजिनेशन को बढ़ाने वाले क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो जिज्ञासा उत्पन्न होंगी उनके अंदर, तब वो क्यूरियस बनेंगे बच्चे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। कि भैया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, कि हमारे यहाँ इस वजह से एनवायरमेंट को खतरा हो रहा है, आप इस चीज को खत्म करो। आया समझ में? तो आप क्या कर सकते हो, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, यही सही बात है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, की हम अगर अलग अलग अपनी कारें लेकर जाएंगे तो हमारा पोल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा। उस चीज को खत्म करने के लिए हम मेट्रो का यूज करें, बसेस का यूज करें, जो सार्वजनिक साधन है उनका यूज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। तो ये सही है। अब देखो कह रहे हैं कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखे भी गलत है भाई, समझो ना रखे। क्यों रखना, तो हमें जरूरी है, कई बार हो सकता है इमरजेंसी पड़ जाए, 2 बजे 3 बजे हमारी मेट्रो तो नहीं चलेगी ना, तो वो तो चीज गलत है ना। तो ना रखें। अक्सर बाहर आने जाने से बचना, नहीं ऐसा भी नहीं है। अपने व्यक्तिगत वाहन की इंजन की नियमित जांच करवाना, ठीक है। अब मेरे लिए ऑप्शन पहला ही है, क्योंकि बच्चों को जब 4वीं 5वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो यही कहोगे उनको कि भैया जितना ज्यादा आप उपयोग हो ना, आप यही करो कि पर्सनल वाहन का कम उपयोग करें और आने जाने के लिए जो आपके सार्वजनिक वाहन है उन्हीं का उपयोग करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के लिए शीतल कक्षा 4 को चिड़ियाघर में लेके जाती है। बचाओ ये क्या करने में उपलब्ध करी है? वही है, वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। तीसरा हमारा है, तीसरा ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कक्षा 3 में शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों का आधारित वृत्त चित्र दिखाना, कि उनको कहती है कि उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रही है बच्चों को, ठीक है। विभिन्न पक्षियों के तस्वीरों और चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। अब पहले उनको दिखा भी दिया, फिर उनकी एक्सप्लेन भी कर रही है। शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उन्हें पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो उनको मतलब सही तरह से अगर देखा जाए तो वो अच्छे से पढ़ा रही है उनको, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये क्या है? ठीक है, हर बच्चे को अच्छे से पढ़ा रही है, जैसे उनको दिखा रही है, ठीक है, इसी तरह से उनको एक्सप्लेन भी कर रही है, इसी तरह से उनको अलग अलग जगह लेके भी जा रही है। तो क्या हो रहा है इससे? अपनी पाठ्य योजनाओं का पालन कर रही है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुबुद्धि वाले बच्चे हमारे पास कौन से थे? जो अलग अलग तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस थी, ठीक है। किसी को देखकर समझ में आता है, किसी को किसी और तरह से समझ में आता है, तो इसने हर तरह से करके दिया है, ठीक है, कि दिखा भी दिया, समझा भी दिया, फिर वो लेके भी चली गई है। तो इसका आंसर दूसरा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं आस्किंग, हिंदी के अंदर ये कटा हुआ है, कह रहे हैं आस्किंग द क्वेश्चन हाउ विल आवर लाइफ गेट इफेक्टिव इट देव। कह रहे हैं कि अगर हमारी मान लो बिजली नहीं होगी तो यह हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करेगी। तो इस तरह का प्रश्न किस लिए होता है? उनको कल्पना को ही तो बढ़ा रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा क्या होगा। तो शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, ये हमारे लिए है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
कह रहे हैं ये बताओ ईवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। ईवीएस की फुल फॉर्म तो भैया आपको पेपर के शुरू में भी मिल जाएगी जब आप पेपर करते होंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज। समझ में आ गया, सब्जेक्ट भी है आपका एक। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कि सर्वे और राइट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, कि उनकी जो जनरल अवेयरनेस है उसका आकलन कर रहे हो, नहीं, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध। अब जब ये अवसर वर्ड आ गया ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजे और सीखे, यही तो हमारा है, एक्सप्लोर करना, ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड हमारा आंसर था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है? उपयुक्त नहीं है होना चाहिए, नोट आया हुआ ना यहाँ पे, उपयुक्त नहीं है। कौन सा संकेत उपयुक्त नहीं है? ये कट गया, ये यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो इसका है प्रश्न पूछना सही है, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग करना, स्मरण रखना, रिमेम्बरिंग, ये हमें याद करना, ये हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण, ठीक है, मैप्स बता रहे हो बच्चों को, तो आप उनको क्या पढ़ाओगे? अब देखो मैप पढ़ा रहे हो या कुछ भी पढ़ा रहे हो, हम उनको बच्चों को जब भी पढ़ाएंगे ना ये वाली चीजें, तो हम उन्हें मैप अगर पढ़ा रहे हैं तो पहले उनके आसपास का, पहले भैया घर का मैप बनाओ, स्कूल का मैप बनाओ, अपने पड़ोसियों, अपने पड़ोस का मैप बनाओ, अपनी जहाँ रह रहे हो उसका मैप बनाओ, तो वो उसको बनाने के लिए हम उनको कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों के, जो बच्चों के आसपास है, जो रियल लाइफ है जहाँ पे वो कर सकता है, उसको डेवलप करवाएंगे। आया समझ में? डेली लाइफ में जहाँ पे वो आ रहा जा रहा है। तो कह रहे हैं शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वो घर से भारत का मानचित्र लेकर आएंगे। यहाँ पे तो बनवा ही नहीं रहे, यहाँ से तो हम क्या कर रहे हैं, उनसे मंगवा रहे हैं, तो ये तो गलत ही हो गया। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना, यहाँ तो हम दिखा रहे हैं उनको, नहीं, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग कर अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा का पर ध्यान केंद्रित करें। यही चीज है, बच्चों को कहना कि तुम खुद से अपने साइन बनाओ, खुद से तुम अपने करो और तुम बना के दिखाओ, मैप बना के दिखाओ। जब उनको मैप बनाना सिखाएंगे, जब वो खुद बनाएंगे तो वो उससे ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। समझ रहे हो? तो तीसरा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते भाई। फिर आ गया है, कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं को प्रभावी ढंग क्या है? सीखने के संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, यही हमारा आंसर है इसका। आगे समझ में? अभी एंजॉय करना, पाठों को आनंददायक बनाना, कौशलों को बढ़ावा देना, भाषिक कौशलों का विविधता की पूर्ति करना, ये नहीं, हमारा आंसर है पहला इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए, वही है कहीं आप उसको कुछ दिखाने वगैरह ले जा रहे हैं, तो बताओ उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? ठीक है, तो जहाँ जाना है उसके बारे में आप बच्चों को क्या कहेंगे? जहाँ जाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहेंगे कि हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, चिड़ियाघर के बारे में पढ़ के आना कि क्या क्या है वहाँ। ऐसा थोड़ी कहेंगे, गलत है ये तो। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों का लेकर जाना है, नहीं, बहुत सारा खाना लेके आना, वहाँ पे खाओगे, अरे फुटबॉल वगैरह लेके आना, ऐसा भी नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे, नहीं, अनुशासन कोई हमारे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हम इनको इतना कह सकते हैं कि जब जाओ तो हमें बता के जाना। ठीक है, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, वहां उस स्थान के बारे में आप जो क्रियाकलाप आपको वहां जाके करवाने बच्चों को, उसकी शीट तैयार करेंगे। और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन, सार्थक अध्ययन क्या होता है? मीनिंगफुल लर्निंग, ये हमारा एनसीएफ का मेन पॉइंट है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, चौथा आंसर आ गया है। आगे समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर आसान क्वेश्चन आ गया, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? सांस्कृतिक और पर्यावरण को जोड़ना, सीखने की प्रकृति और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना, यही हमारा आंसर था। ठीक है, कनेक्टिंग लर्नर टू नेचुरल एंड सोशो कल्चरल एक्टिविटीज। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब ये उसकी डेली लाइफ से भी जुड़ सकता था, कहीं से भी जुड़ सकता था। ठीक है, नेक्स्ट पे, लेकिन हमने जोड़ दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं।
कह रहे हैं कक्षा 1 और 2 के अंदर पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक को संस्तुति नहीं की गई है, संस्तुति नहीं की है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? कक्षा पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा के 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। पहली और दूसरी के बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्राप्त करना प्रदान करना, सही बात है। टू प्रोवाइड कंटेक्चुअल लर्निंग, अभी थोड़ी देर पहले कंटेक्चुअल लर्निंग के बारे में हमारा आया था, संदर्भ युक्त चीज के बारे में आया था, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि किसी क्रियाकलाप के लिए संयोग बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए? सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना, यही चीज है। एंश्योर कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन, ये एंश्योर करना हमें, ना कि हमें अलग अलग करना है या फिर अंकों के आधार पर, या फिर जिसमें 2 ग्रुप अच्छे हों और 2 मेक 2 ग्रुप ओनली, एक अच्छों का एक बुरों का, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें हर बच्चा उसके अंदर पार्टिसिपेट करे और सहभागी हो और वो एक दूसरे के सहयोग करें, ठीक है। कंपटीशन कभी नहीं लाना है हमें उनके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान देना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे कम गलती करें, ये गलत बात है। ये तो कोई भी नहीं चाहता बच्चे कम गलती करें। जितना गलती करेंगे वो और ज्यादा सीखेंगे, तो यही चीज है हमारे लिए। नेक्स्ट सेकंड, ठीक है। जब हमारा फोकस इस चीज पे हो जाता है ना, बच्चे कम गलती करें, तो हम बच्चों को मशीन बनाना चाहते हैं। मशीन थोड़ी है, बच्चे गलती करेंगे और सीखेंगे। हाँ, हम उनकी गलतियों को सुधारेंगे, आगे फिर वो कुछ और तरह की गलती करेंगे, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुधारते रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? मतलब एक चीज नेगेटिव है, बताओ इसमें से नेगेटिव क्या है? भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, सही बात है। विज्ञान के आधारभूत प्रयतों और सिद्धांतों, वही वाली बात आ गई, साइंटिफिक प्रिंसिपल और कंसेप्ट को रटना हमारे लिए नेगेटिव होता है, यही हमारा उत्तर है। सेकंड हमारा उत्तर है, ये नेगेटिव है क्योंकि। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ हमारा क्या कहता है कि किसे प्रस्तावित नहीं करता। इसका मतलब 3 हमारे पॉजिटिव है, बाकी हमारे लिए एक नेगेटिव। विषय थेमेटिक अप्रोच, विषयानुसार उपागम, सही बात है। बच्चों के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना, सही बात है। अस्परक क्रियाकलाप, ये भी सही है। तकनीकी शब्दावली, वही बात आ गई ना, टेक्निकल टर्म, डेफिनेशन, ये हमारे लिए नेगेटिव होती है, तो इनको हमें नहीं करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, चौथा हमारे लिए फिर वही चीज आ गई। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? कौन सी नहीं होनी चाहिए, समझो। यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, सही बात है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत को पूरा करती है, सही बात है। इसीलिए देखो, अलग अलग तरह के चैप्टर होते हैं, कोई असम का होगा, कोई गुजरात का होगा, अगर ईवीएस की किताब उठाओगे आप, कोई महाराष्ट्र का होगा, कोई हरियाणा का होगा, अलग अलग तरह का होगा। यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है, सही बात है। वास्तविक कहानी और घटनाओं को भी शामिल किया हुआ हमारे ईवीएस में। कह रही है परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्यान पर ध्यान करती है। डेफिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हमने गलत ही माना है। डेफिनेशन आ गई ना, डेफिनेशन हमारे लिए गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, चौथा हमारा आंसर था, इसका नेगेटिव है, बाकी सारे हमारे लिए पॉजिटिव थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया है। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए हैं। कह रहे हैं पौधे पढ़ा रही है वो, और उसने ये चीजें कर रखी हैं। समूहों में पत्तियों का संग्रह करना है, कि समूहों में अलग अलग पत्ती लेके आओ। पत्तियों के आकार और स्वरूप को अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना है, ये भी सही बात है। अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना है, ठीक है। तो सारी चीजें उसने सही कही हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? कौन सी चीज को नहीं देगी? बच्चों को परस्पर क्रिया करना और अवलोकन और सहयोग, बिल्कुल सही बात है। बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, तो ये चीज तो हमारे लिए अच्छी है। जितनी अधिक पतियों के बारे में संभव हो उनके नाम याद करने के लिए बच्चों को पहल करवाना। नहीं भैया, याद नहीं करवाना हमें कभी भी। इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे कविता और कहानी आप क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसमें फिर से क्वेश्चन आ गया। कह रहे बच्चों के परिवेश को समृद्ध चित्रण करने के लिए, सही बात है। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए, सही बात है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावी
तरीके से व्याख्या करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट तो हम पढ़ा ही नहीं रहे, अभी थोड़ी देर पहले हमारा आया था कि हमारी जो अमूर्त अवधारणा है या टेक्निकल टर्म्स है उनको तो हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए, बी और डी, इसका उत्तर है दूसरा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्या आप पढ़ाना चाह रहे हैं और आप ये बताओ आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? ठीक है, पाठ योजना तैयार करना, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के पाठानुसार नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों की सामाजिक संस्कृति प्रोफाइल का विवरण तैयार करना। आपके हिसाब से क्या होगा? देखो, सबसे पहले आपकी जो पहला काम यही होगा कि आप उनकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल का विवरण तैयार करें। ठीक है, कि उनके अंदर कितनी समानता है, कितने वो अलग हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद में तो आप ये भी पहचान लेंगे, उसके बाद में इनके ऊपर पहचान के आप पाठ योजना तैयार करते हैं। पाठ योजना आप जब तैयार करते हैं ना, आपको ये पता होता है बच्चे सामने कैसे है, तो सबसे पहले काम तो ये होगा ही नहीं। आगे समझ में, सबसे पहले आप उनको देखेंगे कि आपके क्लास के अंदर बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। अब उसके बाद में आपको ये पता चलेगा कि कौन बच्चा धीमा है, कौन तेज है। आया समझ में? तो मेरे लिए चौथा आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? यह वास्तविक स्थितियों में सीखने की अवसर उपलब्ध कराता है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिकाओं को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। आया समझ में? बच्चों के कार्यों से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। ठीक है, कि कैसा था, किस तरह का था, अच्छा था, बुरा था, किस तरह का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर कह रहे हैं कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। अब बच्चों की आपस में तुलना नहीं कर रहे हैं हम, समझ में आ गया? हम तुलना कर रहे हैं बच्चे की बच्चे के काम से, तो ये तुलना हमारे लिए पॉजिटिव होती है। आया समझ में? जब हम 2 अलग अलग बच्चों की तुलना करते हैं तो वो नेगेटिव होगी, ये वाली तुलना हमारे लिए पॉजिटिव होती है। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। बच्चों के कार्य को केवल, जब ये केवल शब्द आ गया, ओनली आ गया, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, तो चौथा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि कक्षा 4 में शिक्षिका के रूप में ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सबसे सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? कौन कौन से साधन का? तो पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ये जो पुस्तकें हैं इनका तो नहीं। इसके अंदर भैया सीटेट ने भी जो आंसर दिए थे वो 2 आंसर दिए थे, तीसरा और चौथा, पोस्टर और न्यूज़पेपर। ठीक है, समाचार पत्र, और ये ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्योंकि ये हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर ही है दोनों। इसमें हम सबसे ऊपर कौन से में रखेंगे? देखो, पोस्टर तो न्यूज़पेपर में भी आते हैं, अगर तुम न्यूज़पेपर को नहीं रखोगे ऊपर तो पोस्टर तो न्यूज़पेपर में भी आते हैं, और केवल अगर न्यूज़पेपर को ऊपर रखोगे तो पोस्टर भी, पोस्टर तो अपने आप में एक जेन्युइन सोर्स है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हैं। मतलब आप भी करते होंगे, जब आप पढ़ाने जाते होंगे बच्चों को तो आप भी क्वेश्चन पूछते होंगे, तो उसका कह रहे हैं सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण क्या हो सकता है, कि कौन सा चीज गलत है। मतलब 3 चीजें सही होंगी और 1 चीज गलत लिखी होगी। तो कह रहे हैं शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित। चिंतन तो हमें कभी सीमित करना ही नहीं है, कोई भी चीज हमें कभी भी सीमित नहीं करनी है। आगे समझ में? तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। एक चैप्टर है जिसके अंदर सुनीता विलियम्स हमारी अंतरिक्ष में गई हुई है, उनके जो एक्सपीरियंस है उनका वर्णन कर रहा है। तो ये क्यों शामिल किया गया है पाठ? यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। बच्चों को अवसर दे रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही बात है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, भौतिक स्थितियों का वर्णन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यह घटना की जैसे सारी चीजें उड़ रही थी वहां पे, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे स्पेसशिप में हो रही थी, तो ये फिजिकल जो हमारा कंडीशन थी स्पेसशिप की उसको बताया जा रहा था। यह घटना स्त्री
पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। सही बात है कि हमारी सुनीता विलियम्स गई हुई हैं, वो लड़की होके गई हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है अगर उनको अवसर हो तो ये तीनों सही है। कह रहे हैं कि एक घटना गुरुत्वाकर्षण की, यह घटना गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के अंदर मदद करती है। तो भैया अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे, 5वीं कक्षा का ये चैप्टर पढ़ना, उसके अंदर स्पेशली टीचर्स नोट में ये चीजें लिखी गई हुई है कि भूल के भी टीचर कक्षा के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी का नाम तक ना ले दे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर है ABC। ठीक है, तो तीसरा हमारा आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, कि उनको एक साथ करवाया जाता है क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। सही बात है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। सही बात है। जब बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। सही बात है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देते हैं, ये गलत है। अनुशासन वाली चीज तो हमारे लिए गलत ही होती है। प्रमोट अनुशासन गलत है, प्रमोट डिसिप्लिन। तो ABC हमारा कहाँ है? दूसरा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा को दूर रखा जाना चाहिए, परिभाषा और व्याकरणों को दूर रखा जाना चाहिए। बताइए आप क्या कहेंगे इस विषय में, कि बच्चों को आप डेफिनेशन मत पढ़ाओ, डिस्क्रिप्शन मत दो। तो ये चीज़ है, हमने बात की थी कि डेफिनेशन वगैरह हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, तो ये नहीं है। रट कर सीखने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। डिस्करेज लर्निंग, ये हमारे लिए सही चीज़ है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी हमारे लिए सही चीज़ है। बच्चों को केवल चीज़ आ गई तो ये भी नहीं होगा। तो B और C हमारा कहाँ आ रहा है? पहला आ रहा है, तो इसका आंसर पहला है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही वाली चीज़ आ गई है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। कहानियाँ हम क्यों करवाते हैं? ठीक है, तो ये बताना है। उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम उपयुक्त क्या होगा? कहानी अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। सही बात है। कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, क्लासरूम मैनेजमेंट या ये जो चीज़ होती है डिसिप्लिन बनाने में, ये हमारे लिए नेगेटिव चीज़ है। तो दूसरा हमारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं ये इनमें से बताओ 2005 की जो हमारी EVS है उसके हिसाब से उसकी थीम कौन सी है? इनमें से कौन सी थीम है? तो देखो थीम्स मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी। देखिए हमारी तो 6 तो थीम्स हैं और 4 सब थीम है। 6 थीम है, 4 सब थीम है। तो 6 थीम हमारी कौन कौन सी है जो ग्रीन में लिखी हुई है अरे में? ठीक है, तो कौन सी हमारी? फूड उसके अंदर ऑप्शन था, तो ये हमारी थीम है। बाकी ये हमारी सब थीम है। तो दिखा देते हैं एक बार आपको वापस वहीं पे। हमारी फूड कौन सी थी? सब थी, थीम थी हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं का स्रोत हो सकते हैं। कौन कौन स्रोत हो सकते हैं? परिवार और समुदाय भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तक भी हो सकती है, शिक्षक भी हो सकते हैं, कहानी और कविताएं भी हो सकते हैं। चारों तरह के स्रोत हो सकते हैं जो बच्चों की अवधारणाएं बननी है। तो इसका आंसर है पहला, ABCD चारों। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों के आकलन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है आप बताओ? मौखिक परीक्षाएं हो, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। सही बात है, तो बच्चों के लिए मौखिक परीक्षा है। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सही बात है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना है। सही बात है। किसी को ना रोके, नो डिटेंशन पॉलिसी के लिए हमें बच्चों को जरूरत ही नहीं है कि बच्चों का असेसमेंट किया जाए। गलत है ये चीज़ भाई। असेसमेंट तो हमें करना है, हमें उन्हें पास फेल करने के लिए थोड़ी असेसमेंट करना है। तो इसका आंसर है ABC और चौथा आंसर है हमारा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो आप देख पाएंगे कि 52-53 मिनट के अंदर आपके 65 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। तो यही स्पीड आपकी होनी चाहिए पेपर के अंदर भी। तो इतना ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था। लास्ट में अपने मार्क्स जरूर बताना भाई। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक। लाइक जरूर कर देना वीडियो को पर।